नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में सबसे पहले बात कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के उस बयान की जिसे कोई कांग्रेसी सुनना भी नहीं चाहेगा। सवाल पूछने के दौरान उनसे कहा गया कि दंगों में कांग्रेस पर भी मुसलमानों की मौत के धब्बे हैं, तो सलमान खुर्शीद ने इन आरोपों को नकारा नहीं बल्कि उसे उन्हीं अल्फाजों में स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस सलमान खुर्शीद के इस बयान को उनका निजी बयान बताने में जुटी है, तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का सच सामने आ गया। इस बयान के बाद अब चुनाव से पहले मंदिरों में जाने वाले राहुल गांधी को अपने सेक्युलरिज्म पर सफाई देनी पड़ सकती है। हमारे दामन पे खून के धब्बे हैं। हमारी कांग्रेस का भी हिस्सा मुझे मानने दीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं। पता नहीं ये गलत बयानी थी, साफ्तोई थी या उनकी कोई निजी राजनीति। कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की जुबान से निकले ये शब्द कांग्रेस का आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। सलमान खुर्शीद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां दंगों पर पूछे गए एक सवाल पर सलमान खुर्शीद के जवाब में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल हो गए। 1948 में एमयू एक्ट में पहला अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद हाशिमपुरा, मलियाना, मुजफ्फरनगर और पूरी लंबी लिस्ट है सर राइट्स की कांग्रेस रिजीम में। और उसके बाद सर बाबरी मस्जिद के दरवाजों का खुलना, उसमें मूर्तियों का रखना, देन बाबरी मस्जिद की शहादत जो कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ। तो ये तमाम जो खून के धब्बे कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के हैं, इन धब्बों को आप किन अल्फाज के साथ धोएंगे वो प्लीज। यूं तो निलंबित छात्र आमिर मिंटो के सवाल में कितना बारूद है, इसे कार्यक्रम के आयोजकों ने समझने में चूक नहीं की और आमिर मिंटो को सवाल पूछने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सलमान खुर्शीद खुद ही बोल पड़े कि उसे मत रोको। इसके बाद कांग्रेस के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले सलमान खुर्शीद ने वो कहा जिसका अंदाजा वहां किसी ने नहीं लगाया था। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हमारे दामन पे खून के धब्बे हैं। हमारी कांग्रेस का भी हिस्सा मुझे मानने दीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं। इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। ये वो सलमान खुर्शीद हैं जिन्होंने 2012 में यहां तक कहा था कि दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरों को देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हालांकि अब की बार एएमयू पहुंचे सलमान खुर्शीद मानो अलग ही मिजाज में थे। उन्होंने छात्रों को इतिहास से सबक लेने की नसीहत भी दी। नहीं बता रहा हूं ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे। तुम वार इन पे करोगे, धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो, हमारे इतिहास से सीखो और समझो। और इस अपना हशर ऐसा मत करो कि तुम 10 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आओ और आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला भी ना मिले। कांग्रेस की सियासत के लिए बखेड़ा खड़ा करने वाला सलमान खुर्शीद का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ चली। राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के प्रचार के दौरान मंदिर और मठों तक माथा टेकने से चूक नहीं रहे। इससे पहले गुजरात के चुनाव में भी राहुल कई मंदिरों में गए थे। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान जब राहुल के धर्म पर सवाल उठा था तो कांग्रेस ने बाकायदा पार्टी फोरम से कहा था कि राहुल गांधी तो जनेऊधारी हिंदू हैं। न केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। हिंदुत्व की नई पहचान को लेकर कई विरोधी सेक्युलरिज्म पर कांग्रेस के कमिटमेंट को कटघरे में खड़ा करने ही लगे थे और अब सलमान खुर्शीद के बयान के बाद तो सेक्युलरिज्म की कांग्रेस की बची खुची साख पर पानी फिरने की नौबत आ गई है। लगभग उनके शासनकाल में 5000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगों का एक शर्मनाक इतिहास रहा है। बेगुनाहों की हत्याओं को जिस तरह से उन्होंने अपने सियासत की जो रोटियां सेकने का एक अस्त्र बनाया था, वो बहुत बड़ा बुराई की है।
तो हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो के दामन पर जो खून के दाग हैं वो सिर्फ कह देने से धुल जाएंगे। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी को संविधान बचाओ के उनके नारे पर भी घेर रही है। मिस्टर सलमान खुर्शीद हैज एक्सपोज्ड द कांग्रेस। कल ही राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली कर रहे थे। अब राहुल गांधी जी का क्या कहना है? He has said that the hands of the Congress party today is dirtied by the murder of the minorities of this country. But I think Mr. Salman Khurshid should also remind Mr. Rahul Gandhi of the fact that the Congress's hand is not only bloodied by the murder of the Muslims, but also by other people. The Sikh massacre of 1984, for which the Congress was responsible. कांग्रेस समझ रही है कि सलमान खुर्शीद का बयान पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, पार्टी के इतिहास पर कालिख पोत रहा है। लिहाजा कांग्रेस सिरे से इसे खुर्शीद का निजी बयान बताने में जुट गई है। किस तरह के बयान दिए हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरह का बयान दिया है कि दामन में खून के धब्बे हैं, तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उसका कोई पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं। वैसे डैमेज कंट्रोल करने खुद सलमान खुर्शीद भी सामने आए, लेकिन उन्होंने सफाई में जो कहा उससे कांग्रेस को पूरी राहत नहीं मिलती। किसी ने मुझसे ये कहा कि आपकी पार्टी पर दाग है, मैंने कहा मुझ पर दाग है। इससे तो कोई गुरेज नहीं कर सकता कोई। मैंने कहा मुझ पे दाग है, अगर मेरी पार्टी को आप कह रहे हैं तो मुझ पे दाग है। सलमान खुर्शीद के बयान पर पल्ला झाड़कर फिलहाल तो कांग्रेस बच निकलना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विरोधी कांग्रेस को बताते रहेंगे कि देखो दंगों का दाग होने का आरोप स्वीकारा गया है। कांग्रेस को अभी और सफाइयां देनी ही पड़ेगी। दिल्ली से सुप्रिया और हिमांशु मिश्रा के साथ मोहम्मद अकरम खान, अलीगढ़, आज तक। गंगा जमुनी तहजीब वाले इस देश में कई मौके ऐसे आए जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और कोई बड़ी पार्टी दंगों के दाग से खुद को पाक साफ नहीं बता सकती। साल 1986 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दंगा हुआ, जो बाद में उनकी वहां से बेदखली की चिंगारी बना। 1989 में वाराणसी में दंगे हुए, वहां 1990 और 1992 में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1989 में बिहार के भागलपुर में बड़ा दंगा हुआ। यह आजाद भारत के सबसे भयावह दंगों में से एक था, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। अयोध्या के विवादित ढांचे के गिरने के बाद दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में दंगे हुए। 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे हुए। 2012 में बोडो और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच दंगा हुआ। 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। सलमान खुर्शीद ने एएमयू के छात्रों के बीच अपना बयान दिया, लेकिन आइए देखते हैं कि आज वहां के छात्र हिंदू मुस्लिम के सवाल को किस नजरिए से देखते हैं। सलमान खुर्शीद के बयान एक ऐसे वक्त में आया है जिसमें कांग्रेस की लीडरशिप को इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात को पूरी मजबूती से कहूंगा कि इस मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी भुनाना चाह रही है, तो वो अपना दामन झांक ले। वो जिस तरह से कठुआ में, वो जिस तरह से उन्नाव में, और हाल में अभी साउथ इंडिया में जिस तरह से अपने रेपिस्ट को बचा रहे हैं, लगातार जिस तरह से बीजेपी के चेहरे सामने आ रहे हैं, तो उनका चेहरा तो साफ है, किसी से ढका हुआ नहीं आया। तो उसको भुनाने की बीजेपी तो बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि वो स्टेज में है नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो गलती पीछे दोहराई है, उसे आगे आइंदा ऐसी गलती ना दोहराए, ताकि बीजेपी को कुछ ऐसे मौका ही ना दे कि वो पार्टी पॉलिटिक्स में आए। और बाकी हम लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, हमें मतलब है अपना कैरियर से, अपने जॉब फैसिलिटीज से। इसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए कि उनके स्टेटमेंट के बाद सिख दंगों पर क्यों नहीं बात की, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ें जो सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये चीज़ हो रही है। एएमयू के छात्रों की बात आपने सुनी, लेकिन फैसला देश के सभी लोग करेंगे। बहरहाल खबरदार में अब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कामयाबी की खबर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीते 3 दिनों में 2 ऑपरेशंस में 37 नक्सली मारे गए हैं। इसे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की 1 दशक में सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। गढ़चिरौली के जिन जंगलों में ये ऑपरेशन हुए, वहां आज तक की टीम पहुंची। गढ़चिरौली के जंगलों से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का ये वो इलाका है जहां कहा जाने लगा था कि नक्सली ही वहां सरकार है, वहां उनकी समानांतर सत्ता चलती है। लेकिन वहां लाल आतंक के खिलाफ एक दशक में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ है। पहले 22 अप्रैल को गढ़चिरौली की भामरगढ़ तहसील में 4 घंटों तक एंटी नक्सल कार्रवाई की गई। फिर सोमवार को राजाराम खांडला पोस्ट के कापेवाछा इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। दोनों ऑपरेशंस में मारे गए 37 नक्सलियों के शव मिले हैं। आज तक पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए इन ऑपरेशन की रिपोर्टिंग के लिए खतरनाक जंगलों में पहुंचा है। हम इस वक्त मौजूद हैं अहेरी पुलिस चेक पोस्ट पर, जहां पर कि सीआरपीएफ की बटालियन तैनात है और C60 कमांडोज, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया। 22 अप्रैल को एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत 6 पहले नक्सलियों को मार दिया गया और उसके बाद 10 अन्य नक्सलियों की बॉडी बरामद की गई। ये एनकाउंटर इस दशक का सबसे बड़ा एनकाउंटर कहा जा रहा है, जिसमें 2 सीनियर डिविजनल कमांडर लेवल के नक्सली कैडर मारे गए हैं और अभी और भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस खुफिया सूचना के बाद कि बड़े पैमाने पर नक्सली काडर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से गढ़चिरौली के इस जंगल में पहुंच रहे हैं, 22 अप्रैल को सीआरपीएफ की C60 बटालियन के कमांडोज ने उन्हें घेरा था। भामरगढ़ में ऑपरेशन के बाद 22 अप्रैल को ही 16 माओवादियों के शव बरामद किए गए, जिनमें 9 पुरुष और 7 महिलाएं थीं। मारे गए इन लोगों में नक्सलियों का डिविजनल कमांडर सीनू और साईनाथ भी शामिल था। 23 अप्रैल को दोबारा सर्च ऑपरेशन में 7 पुरुष और 8 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए। वहीं राजाराज खांडला के ऑपरेशन में 2 पुरुष नक्सली और 4 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इनमें डिविजनल कमांडर नंदू भी है। ये सफलता नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जीत की राह तय करने वाली हो सकती है और गढ़चिरौली से आदिवासियों को आजादी दिलाने वाली भी साबित हो सकती है। आज तक के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हुए आज तक की टीम गढ़चिरौली में है। हम भामरगढ़ इलाके में है, जहां पर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही फियर्स एनकाउंटर हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि C60 कमांडोज की टीम, जो कि पूरे 48 घंटे से सर्च और कोम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी, एनकाउंटर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अब जाके लौट रही है, जबकि कुछ और टीम्स उन्हीं जंगलों में अभी भी तैनात हैं और सर्च और कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। गढ़चिरौली का ये वो इलाका है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में है और इंद्रावती नदी ही दोनों राज्यों को विभाजित करती है। नक्सलियों ने वहां अपने कैंप तक बना रखे थे। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक सूखी हुई नदी है और नदी के उस पार का जो इलाका है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, जो कि भामरागढ़ तालुका है गढ़चिरौली की डिस्ट्रिक्ट का, और ये नदी बॉर्डर पर है दोनों स्टेट्स के। उस पार छत्तीसगढ़ का इलाका है और छत्तीसगढ़ का जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वो करीब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से नक्सलियों को डिटेक्ट कर पाना, उनकी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके उन पर एक्शन ले पाना मुश्किल हो जाता है। पर C60 कमांडोज को पहले से इंटेल मिली हुई थी, उन्हें इंफॉर्मेशन थी कि इसी रास्ते से नक्सली एंटर करेंगे, जिसके तहत उन्होंने ट्रैप लगाया हुआ था। उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा था एक रात पहले से। नक्सलियों के खिलाफ गढ़चिरौली के जंगलों में मिली सफलता कितनी बड़ी है, इसे सीआरपीएफ जवानों के जश्न से समझा जा सकता है। अब बड़े पैमाने पर नक्सलियों के सरेंडर की संभावना भी बढ़ गई है। शासनाने आतापर्यंत सरेंडर्ड नक्सलाइट्सला जवळजवळ 7 कोटी रुपये सुद्धा दिलेले आहेत आणि त्यांची भरपूर मदत पण केलेली आहे। तर जी शासनाची जी अतिशय चांगली सरेंडर स्कीम आहे त्याच्यात सामील होऊन आणि मुठभेड आणि वॉरफेअरची भाषा सोडून डेमोक्रेटिक वेजवर यावा अशी आमची कळकळीची विनंती आहे। बीते कुछ साल में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबियां मिल रही हैं। हालांकि अभी भी देश के कई जिले रेड टेरर जोन में ही हैं। वेंकटेश दुधांबर के साथ दिव्येश सिंह, गढ़चिरौली, आज तक। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही हैं। हाल ही में सरकार ने 44 जिलों को रेड कॉरिडोर से अलग कर दिया है। इनमें 19 जिले तेलंगाना के हैं, उड़ीसा के 6, बिहार के भी 6 जिले हैं, पश्चिम बंगाल के 4 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 3, झारखंड के 2 और महाराष्ट्र का 1 जिला है। हालांकि 8 नए जिलों को नक्सल
प्रभावित सूची में डाला गया है इस बाबत कि वहां पर तैयारियां की जा रही हैं नक्सलियों से निपटने की। हालांकि यहां पर प्रभाव उस तरीके से अभी नहीं नजर आया है। ये जिले मध्य प्रदेश का मांडला, छत्तीसगढ़ का कबीरधाम, उड़ीसा का अंगुल और बौद्ध, आंध्र प्रदेश का पश्चिम गोदावरी, केरल के मल्लपुरम, पलक्कड़ और वायनाड है। अगली खबर का रुख करते हैं। जोधपुर की जेल में 40,700 घंटे से कैद बलात्कार का आरोपी आसाराम का निराशा काल अभी और लंबा चलेगा या खत्म होगा? जोधपुर जेल की बैरक नंबर 2 में कल यानी बुधवार को एक अदालत बैठेगी और अपना फैसला सुनाएगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। लेकिन कल का दिन सिर्फ आसाराम की किस्मत का फैसला लेकर नहीं आएगा, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी इम्तिहान का दिन होगा। बलात्कार के आरोपी आसाराम पर फैसला आने से पहले ही जोधपुर तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार बलात्कारी बाबा राम रहीम पर आए फैसले के बाद जिस तरह उसके समर्थकों ने पंचकुला समेत कई शहरों में उत्पात मचाया था, वैसा ही इस बार आसाराम के समर्थक भी कर सकते हैं, ऐसी आशंका है। खबर है कि इसी आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के अलावा दिल्ली और गुजरात सरकार को एडवाइजरी जारी की है और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि आसाराम पर फैसला आने के बाद किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था न बिगाड़ पाए। आसाराम पर फैसले से पहले उसके समर्थक जोधपुर पहुंचने की फिराक में हैं, जिन्हें रोकने को राजस्थान पुलिस ने अपना मिशन बनाया हुआ है। देश देख चुका है बलात्कारी बाबा राम रहीम के समर्थकों ने पंचकुला में कैसा उत्पात मचाया था। आसाराम पर बलात्कार के केस में बुधवार को फैसला आएगा तो ये राजस्थान पुलिस के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। आसाराम पर आने वाले फैसले को देखते हुए जोधपुर की तरफ जाने वाली हर सड़क पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई सुरक्षा की। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एसटीएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं। एक एक गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो भी यहाँ से निकल रही है गाड़ियाँ, उन सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। एसटीएफ के हथियारबंद जो जवान हैं वो भी इस पूरी तलाशी में हैं। कहीं कोई आसाराम का समर्थक इस भीड़ में निकल ना जाए और कहीं उपद्रव न करे, इसको देखते हुए पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहाँ हमारे साथ हैं इलाके के सचिव। सर, किस तरह से आप लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं? सुबह से चेकिंग चल रही है। संदिग्ध जो भी व्यक्ति हैं, तो इस तरह भी ये सभी गाड़ियाँ वगैरह चेकिंग की जा रही है। सभी को चेक करके ही एंटर किया जा रहा है। बिना चेक किए कोई गाड़ी नहीं, बिना चेक किए कोई गाड़ी चेक नहीं है। आसाराम के समर्थक बलात्कारी बाबा राम रहीम के समर्थकों की तरह उत्पात न मचा सके, इसके लिए आसाराम पर फैसला सुनाने के लिए जेल के अंदर ही कोर्ट लगेगी। जेल के बाहर आसाराम के उत्पाती समर्थकों से निपटने के इंतजाम तैयार हैं। फैसले की तैयारी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए किस तरह से वरुण वाहन जो होता है, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी की धार छोड़ी जाती है, ये सब किसके इंतजाम है। इसके अलावा आप इधर देखिए किस तरह से जो वज्र वाहन है, एसटीएफ है, वो सारी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि जेल के आसपास कोई भी परिंदा पर नहीं मार सके। जैसा कि आपको विदित है कि न्यायालय अंदर ही लगेगा, तो दो बातें हमारे सामने हैं। एक तो न्यायालय की व्यवस्था करना, तो उसको हमने न्यायालय का रूप दे दिया है और हम न्यायालय के उसको पूरा रूप दे के तैयार हैं। सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो कैंपस की सुरक्षा के लिए हमारे पास आरएसी है बाहर और अंदर हमारा स्टाफ है। क्या स्थिति है आसाराम जो बैरक में है? क्या आप देखते होंगे, मिलते होंगे, किस स्थिति में भी रह रहे हैं वो? परिणाम का इंतजार सभी को होता है और परिणाम ऐसी चीज होती है जिसमें सभी का दिल धड़कने लगता है कि होगा क्या, प्लस होगा, माइनस होगा तो कितना होगा, कितनी परसेंटेज आएगी। तो वो परसेंटेज वाली बात का भी सवाल है, वही कितना क्या होगा, तो उनमें व्यग्रता है, उनमें भी है। अगर आसाराम बलात्कार के केस में दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, लेकिन अगर इस मामले में अदालत आसाराम को बरी भी कर देती है तो भी वो जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए फैसला कुछ भी आए, राजस्थान पुलिस के लिए कल अग्नि परीक्षा का दिन है। जोधपुर शहर में ऐसी तस्वीर कभी कभी दिखती है जब सुरक्षा का सख्त पहरा सड़कों पर यूं नजर आए। जी हाँ, जोधपुर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि तमाम समर्थक जोधपुर में आ सकते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर व्यवधान पैदा कर सकते हैं। इस वजह से आप देखिए कि एक पूरी फौज जो है 3 टुकड़ियां फ्लैग मार्च कर रही हैं यहाँ पे जोधपुर में और पूरे बाजार के बीचों बीच से ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक।
आसाराम पर फैसले का दिन राजस्थान पुलिस और सरकार के लिए इम्तिहान से कम नहीं है, जिसे पास करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। खैर, अब हम आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिसमें कल आसाराम के भविष्य का फैसला सुनाया जाना है। आसाराम पर उन्हीं की एक नाबालिग शिष्या के साथ यौन शोषण और उसे बंधक बनाने का आरोप है, जिसमें आसाराम 31 अगस्त 2013 से ही जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। जोधपुर पुलिस ने इस केस में आसाराम के खिलाफ 6 नवंबर 2013 को चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में आसाराम के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 44 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में 31 गवाहों को पेश किया गया। जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने 7 अप्रैल को इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन इन 4 सालों में आसाराम ने अपनी रिहाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस केस में कई गवाहों को धमकियां मिली, कई गवाहों की हत्या तक हुई। एक झलक मेरे जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, है जोगी रे हम तो लुट गए। खुद को धर्मगुरु बताने वाले आसाराम की करनी ने उसे तमाशाराम बना दिया है। बलात्कार का आरोपी आसाराम 2013 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है और इन 4 सालों में आसाराम को अपनी रिहाई को लेकर हर बार निराशा ही हाथ लगी है। अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। अब तो मैं बोल दूंगा पब्लिक को, जिनको आंदोलन करना है करो। अगर ऐसे होगा तो फिर हम यहीं से चले जाएंगे जोधपुर से भगवान के पास। इतना जुल्म सहने की भी तो कोई हद होती है। 2013 से जेल में बंद आसाराम पर बलात्कार के केस में 4 साल तक ट्रायल चला। इस दौरान आसाराम केस के खिलाफ जोधपुर और गुजरात में चल रहे बलात्कार के 2 अलग-अलग मामलों में कई गवाहों को धमकियां मिली, कई गवाहों पर हमले हुए और 3 गवाहों की हत्या भी कर दी गई। फरवरी 2014 आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली सूरत की 2 बहनों के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी गई। मार्च 2014 सूरत रेप केस में आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले दिनेश भावचंदानी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। मई 2014 करीब 12 साल तक आसाराम के निजी वैद्य रहे अमृत प्रजापति की राजकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनवरी 2015 आसाराम के रसोइया अखिल गुप्ता को 2 लोगों ने गोली मार दी। अखिल ने गवाही दी थी कि उसने आसाराम के कमरे में पीड़ित लड़कियों को जाते देखा था। फरवरी 2015 आसाराम के करीबी रहे राहुल सचान को जोधपुर कोर्ट में ही आसाराम के ही एक अनुयायी ने चाकू मार दिया, जिसके बाद 25 नवंबर 2015 को राहुल सचान गायब हो गए। मई 2015 आसाराम के पूर्व सहायक महेंद्र चावला को पानीपत में 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। फिलहाल वो अब पुलिस की सुरक्षा में हैं। जुलाई 2015 जोधपुर केस में गवाह कृपाल सिंह की यूपी के शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने से पहले कृपाल सिंह ने हमलावरों की पहचान आसाराम के अनुयायियों के तौर पर की। इतना मैं जानता था, आसाराम के खिलाफ सब कुछ मैंने कोर्ट को बताया। और हमले से पहले, क्योंकि मुझे आसाराम के लोगों ने पहले भी धमकियां दी, करोड़ों रुपए का लालच भी दिया, दबाव भी बनाया गया। जब आसाराम को, नारायण साईं को ये पक्का हो गया कि यह व्यक्ति धमकी से नहीं डर रहा है, पैसे के लालच में नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने आखिर मेरे ऊपर हमला करवा दिया। मेरे ऊपर हमले का उद्देश्य यही था कि मैं कोर्ट में अपने बयान दर्ज ना करवा सकूं। 10 साल आसाराम के सहयोगी रहे महेंद्र चावला खुद को आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की कथित रास लीलाओं के चश्मदीद गवाह बताते हैं। 2008 में अहमदाबाद के आश्रम में 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत हो या बलात्कार के मामले, महेंद्र चावला आसाराम के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते आए हैं। मैं 1996 में आसाराम बापू से जुड़ा और 2005 में मैंने आसाराम आश्रम छोड़ दिया। और पहली बार मैं गवाह बना था 2008 में, जब आसाराम आश्रम में अहमदाबाद में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई थी। अब 4 साल जेल में रहने के बाद आसाराम के फैसले की घड़ी आई है। अगर आसाराम बलात्कार के आरोपी साबित होते हैं तो उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, लेकिन आसाराम के वकील किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केस काफी 4 साल से चल रहा है, बहुत लंबा केस है, बहुत सेंसिटिव केस है। सर, इसमें क्या हो सकता है अगर 25 तारीख को सजा होती है तो कितनी सजा का प्रावधान है इसमें? तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, जब तक जजमेंट नहीं आता
किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक की बेल हुई नहीं। सारे को एक्यूज की हो गई, आशाराम जी की नहीं हुई थी। प्रश्न ये है कि अभी जजमेंट आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। अब सबकी निगाहें 25 अप्रैल को जोधपुर जेल के अंदर लगने वाली कोर्ट पर टिकी है, जिसे आसाराम की किस्मत का फैसला सुनाना है। अब देखना यह है कि कल की सुबह आसाराम के लिए रिहाई की रोशनी लाएगी या आसाराम की जिंदगी में काल कोठरी का अंधेरा कायम रहेगा। अब आपके जो है सारे गवाह पूरे हो चुके हैं। अब मामला जो अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, जल्द अंतिम बहस होगी। क्या आशा है आपको? अब जो भगवान करेगा कुछ तो कहेंगे आप? निर्दोष को भगवान न्याय दिलाएंगे बस, और क्या है, जैसा भी हो। हमारा तो न्यायपालिका पर भरोसा है। मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। ये पहला और इकलौता केस नहीं है जिसमें आसाराम पर बलात्कार का आरोप है। सूरत की 2 बहनों ने भी आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया था। ये केस भी कोर्ट में चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको आज तक का 8 साल पुराना वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे जिसे खुद आसाराम अपनी गंदी नीयत का खुलासा कर रहा है। रहिए खबरदार। बलात्कार के आरोपों में फंसे आसाराम पर कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। आज हम आपको आसाराम पर किया गया 8 साल पुराना वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाना चाहते हैं जिसमें आज तक ने आसाराम की नीयत का खुलासा किया था। यह स्टिंग ऑपरेशन 8 साल पहले जून 2010 में किया गया था। आज हम आपको इस स्टिंग का एक अंश दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन जब इन तस्वीरों की हकीकत आपके सामने आएगी तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं संत के चोले में धर्म का धंधा करने वाले आसाराम। उनके साथ दिख रही है एक लड़की और आसाराम के काले सच से पर्दा उठाता आज तक का खुफिया कैमरा। तब हमें पता चला था कि आसाराम के आश्रम में धर्म नहीं बल्कि धर्म का गोरख धंधा होता है। पुख्ता जानकारी मिली थी जिनमें सवाल सीधे सीधे आसाराम के चरित्र पर उठे थे। तब आज तक ने आसाराम की इस हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया था। जब आज तक की टीम एक महिला रिपोर्टर को लेकर आश्रम पहुंची, उस वक्त बापू प्रवचन दे रहे थे। आसाराम बापू को महिला रिपोर्टर का नाम पूनम बताया गया था और ये कहा गया था कि पूनम अपराधी है और अमेरिका से फ्रॉड करके भागी है। पूनम को देखते ही बापू ने प्रवचन बंद कर दिया और अकेले ही अपने पास बुला लिया। भविष्य देखने के बहाने वो बार बार पूनम का हाथ पकड़ने लगे। क्या नाम है? पूनम। बहुत परेशान हूँ, आपसे बात कर रही थी। अभी यहाँ पे मत करो, यहाँ पे बात करना उचित नहीं है। वही पुलिस वाला पंगा जो है, जो ऑस्टिन पुलिस वाला नहीं बताया था, जो फ्रॉड किया इसने, चीटिंग। बापू ने सुबह की इस पहली मुलाकात में तकरीबन 20 से 25 मिनट पूनम से अकेले में बात की और ये जानते हुए कि वो एक अपराधी है, उसे आश्रम में पनाह देने के लिए तैयार हो गए। अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रख लो, मैं कुछ यहाँ किसी को नहीं बोलोगी तो दर्शक के सामने ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम जन्म देगा और किसी को लेकिन मैं तो सामना देवभूमि हरिद्वार में आसाराम बापू के आश्रम में पूनम को तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे। आसाराम शाम को पूनम को जंगल की अकेले सैर कराना चाहते थे, लेकिन पूनम ने नदी पार के उस जंगल में जाने से मना कर दिया था। पूनम के मना करते ही आसाराम अपना आपा खो बैठे और अपनी खिसियाहट वहां मौजूद गनर्स पर जाहिर कर दी।
जंगल से लौटकर तकरीबन 7-8 बजे आसाराम ने एक बार फिर पूनम को अपने कमरे से बुलवाया और आश्रम के छत पर ले गए। दर्शकों को यहाँ बता दें कि छत पर अंधेरा होने की वजह से आगे की तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आसाराम का वो संवाद आप साफ साफ सुन सकते हैं जो संत की वाणी से शायद ही कभी निकले। अच्छी नींद ना, बढ़िया नींद आना, मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना, ठीक है? उसको बोलता हूँ, मैं तुमसे छोड़ता हूँ, मेरे पलंग बाहर। आसाराम का इरादा उस रात पूनम को आश्रम में ही रोकने का था, लेकिन तभी रात 9:30 से 10 के बीच कुछ भक्त आश्रम में पहुंचे और इस भीड़ में पूनम और आज तक के संवाददाता आश्रम से भागने में कामयाब रहे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।